और भाई लोग आप लोग कैसे? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखें, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो ये आप भूलना मत। तो शुरू करते हैं। अगर आपको भी इतिहास पढ़ने से ज़्यादा सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है शहरी जीवन। हमने पहले शहर कौन-कौन से थे, कैसे व्यापार, उनके बारे में पढ़ा। अब हम उनके जीवन के बारे में और रोज़ाना क्या करते थे, विवाह, हर चीज़ के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें शहरी जीवन के पैराग्राफ में पहली बात बोली गई है वो है धन दौलत के बारे में। धन दौलत का जो बड़ा हिस्सा था वो एक छोटे से वर्ग में था। मतलब बहुत सारे जो धन दौलत था ना, सिर्फ एक जैसे बड़े-बड़े राजाओं के पास ही जाता था। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? उस समय ऊर नगर के जो राजाओं की कब्रें खोली गई, तो उसमें क्या बहुत सारे ऐसी चीजें मिली जो कि उस समय बहुत ज्यादा बहुमूल्य चीजें थी। और जब ऊर नगर 1840 में जब इसकी खुदाई हुई तो अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे पास हम उतने आधुनिक रूप से विकसित नहीं हुए। लेकिन 1930 में हमने जब यहाँ खुदाई करी, अच्छे से उस चीज को समझा, तो क्या हुआ, बहुत सारी हमें चीजें जानने को मिली। जैसे वहाँ गलियां जटिल थी। जटिल का मतलब ये है गलियां बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, और ये इसकी बहुत अंधविश्वास की वजह भी होती थी। उसके अलावा लोग कूड़ा सिर्फ गलियों में फेंक दिया करते थे, जिससे कि कूड़ा जमा हो जाता और बाद में इन्हें अपनी दहलीज को उठाना भी पड़ा था। और वहाँ खिड़कियाँ नहीं होती थी, मतलब रोशनी आने के लिए खिड़कियों की नहीं, डायरेक्ट दरवाजे रखे जाते थे। इसके अलावा हमारे इधर क्या होता है, हम लोग जो भी पानी वेस्ट होता है हमारे कहाँ से जाता है, नालियों से जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ आंगने में वहाँ एक जमीन या अलग से कोई भूमि को खोद लिया जाता था, और उसी के अंदर वर्षा और भी जो भी चीजें थी उसी के अंदर जाया करती थी। इसे हौज की जमीन कहा जाता है, जो कि मोहनजोदाड़ो से बिल्कुल विपरीत है। और इसके बारे में वहाँ एक बहुत अच्छी प्रथा थी। एक परिवार बहुत आदर्श माना जाता। अगर कोई एक परिवार है तो उसे बहुत ज्यादा आदर्श माना जाता था। कैसे? एक परिवार का मतलब होता क्या है, पुरुष, पत्नी और उसके बच्चे, यही एक परिवार। लेकिन वहाँ थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ वो पुरुष और जो उनके बेटे थे, वो शादीशुदा बेटे भी उनके साथ है, ये भी आदर्श परिवार माना जाता। और इसके अलावा इसमें देखे रखा है, विवाह की विधियां देके रखी है। विवाह की विधि में होता क्या था, जो वर पक्ष है और वधु को पहले उपहार देते थे, मतलब जो भी साड़ी वाड़ी जो भी होता है जो हमारे यहाँ वैसे ही होता था वहाँ भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उपहार के वो लोग भी उपहार देते, इसके आदान प्रदान के बाद फिर एक साथ बैठ के भोजन करते थे ये। फिर उसके बाद ये लोग साथ में जाके मंदिर पर कोई भेंट चढ़ाते थे, और फिर उसके बाद शादी की विधियों को पूरा करते थे। और उसके बाद यहाँ अंधविश्वास के बारे में बता के रखा है कि वहाँ कौन कौन से अंधविश्वास की चीजें मानी। जैसे हमारे यहाँ भी माना जाता है कि अगर हमारे सामने से बिल्ली रास्ता काटे थे तो हमारा दिन खराब हो जाए। वो पता नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूँ। हाँ, तो हम मेसोपोटामिया की बात करेंगे। मेसोपोटामिया में दहलीज ऊंची रखी जाती। उनका मानना था अगर आपकी दहलीज ऊंची होगी ना तो घर ज्यादा समृद्ध होगा, धन ज्यादा होगा। ऐसी अंधविश्वास की चीजें थी। और अगर हमारा सामने का दरवाजा अगर किसी और के सामने के दरवाजे से ना खुले तो ये सौभाग्य की बात है। ये वैसे बहुत मुझे तो समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है ढंग से, क्योंकि मतलब हमारा गेट है और उसके सामने वाला गेट ना खुले तो इसमें क्या है। इसी वजह से जो गलियां थी ना 1930 की जो खुदाई हुई थी, इसमें इसी वजह से जटिल मिली थी। दहलीज पहले इन्होंने ऊपर कर ली, और इसी चक्कर में कि एक के दूसरे सामने दरवाजा ना खुले, इसके लिए इन्होंने इधर उधर घर बनाए। इसी वजह से 1930 में ये गलियां जटिल हुआ, और इसी वजह से परिवहन के लिए अच्छा साधन नहीं मिल पा रहा था। जो मैंने बताया बाद में नाव के लिए, अगर आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले पार्ट 1 और 2 जरूर देख लें। और तीसरी जो अंधविश्वास की बात है, अगर आपका दरवाजा लकड़ी का है और अगर वो बाहर की ओर खुलता है, मतलब अंदर की ओर ना खुल के बाहर की ओर खुलता है, तो जो वहाँ की पत्नी होगी ना, वो पति के दुख का कारण बनेगी। दुख का कारण का मतलब ऐसी कुछ भी वजह हो सकती है जिससे पति को दुख हो, ऐसे। और फिर अब क्या हुआ, कब्रिस्तान। जो ये कब्रिस्तान थे ना, ये खासकर उच्च वर्ग के लोगों के लिए था। कब्रिस्तान जो बनाए गए थे उच्च लोग के वर्ग
जो अगर उनमें से कोई मरा तो सिर्फ उन्हीं को दफना जाए। और कुछ कुछ ऊर में जो खुदाई हुई थी 1930 में, मैंने जो आपको बताया, कुछ साधारण लोगों की जो कब्रें ना घर के नीचे से मिली है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, बस इस पैराग्राफ में इतना ही है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है पशु चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। ठीक है, तो 2000 ईसा पूर्व में जब मारी नगर एक शाही शहर के रूप में उभरा तो क्या हुआ। तो देखो, जो मारी नगर है ना, वो दो तरह के ज्यादा लोग रहते हैं, एक तो किसान, एक पशु चारक। किसान तो आपको पता है खेती करते हैं, पशु चारक जो गाय बकरी सब पालते हैं उसे कहते हैं। तो जो किसान थे वो ज्यादातर हिस्सा ना पशु चारकों के लिए उपयोगी था। मतलब वहाँ के जो किसान थे ना, उनके लिए जमीन थोड़ी कम थी और पशु चारक ज्यादा मतलब जमीन का यूज करते थे। और वहाँ के जो पशु चारक थे उनके पास कोई धनवन तो होता नहीं था, तो करते क्या था, पनीर, चमड़ा, ये सब बदल के अपनी जो भी चीजें चाहिए होती है खरीदने के लिए उन चीजों से आदान प्रदान कर लेते हैं। अब देखो, इसके बाद बताया गया कि किसान और पशु चारक में बिल्कुल निपटती थी, मतलब कि इनमें लड़ाई वड़ाई होती रहे। और देखो, लड़ाई हो रही, कुछ ना कुछ तो कारण हो। अब देखो मैं कारण क्या होता है। ये जो पशु चारक है ना, खानाबदोश होता है। देखो, खानाबदोश का यहाँ मतलब होता है, खानाबदोश का मतलब ये होता है, अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, अगर मैं दिल्ली में काम करने आता हूँ और मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती है, घर मिल जाता, तो मैं ये सेटल हो जाऊंगा। इसी को खानाबदोश कहेंगे, अपने दूसरे अन्य स्थान से आके यहाँ एक जगह बस जाना। तो पशु चारक भी ऐसे ही थे। वो लोग करते क्या था, कारण मैंने आप बताया था। पशु चारक जो होते हैं ना, वो अपने भेड़ बकरियों को लेके किसानों के खेत के बीच से निकलते थे, जिसकी वजह से किसानों का भाई नुकसान होता और इसकी वजह से लड़ाई तो होनी ही है। तो बस ये पहला कारण तो ये हो। और भाई इसमें इसकी नहीं, और उसके अलावा भी क्या करते थे ये लोग, तो इन्हें जब थोड़ी कमी लगती थी, इनके पास सामान की ज्यादा कमी, तो करते थे जो किसान के गांव थे, जो जहाँ ज्यादा किसान है, उसे जाके लूट लिया करते और उसके माल को बांट लिया करते थे। इसकी वजह किसानों का गुस्सा भी बढ़ रहा था। फिर देखो, अब उन्होंने इतने सारे काम करे, अब भाई किसान बिना रेवेंज के कैसे रह जाएगा, तो अब उसकी बारी आई। फिर इन्होंने क्या करा, जब भी पशु चारक ना अपने भेड़ बकरियों को लेकर पानी पिलाने नहरे पाते, तो भाई किसान भी कहते थे, भाई हम आपको पीने नहीं देंगे, पिलाने नहीं देंगे। तो इसी वजह से और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि गठिया जो है समृद्ध हो जाने पर एक जगह बच जाते थे। तो ये लोग खासकर किस जाति से होते थे, ये देखो किस जाति, एक तो अगदी, एमोटाइड और असीरियाई। ये देखो, जो एमोटाइड है ना, ये एक मारी के एक राजा भी इसी जाति के थे। इस हिसाब से समझ सकते हो गठिया लोग जो थे वो कितना ज्यादा, मतलब वहां से आके यहाँ समृद्ध होके कितना रह रहे। तो क्या हुआ, जो ये पशु चालक थे ना, देवी देवताओं के, मेसोपोटामिया के जो देवी देवता, उनका सम्मान बहुत करते थे। और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, स्टेपी क्षेत्र में एक ड्रैगन नाम के देवता को माना जाता था। तो हुआ क्या, तो उन्होंने पशु चारकों ने मारी में उनका मंदिर बनाया। इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि वो मेसोपोटामिया में रहते तो उनके देवी देवताओं को पालन भी और उनका सम्मान भी करते थे। तो अब बारी है मारी है एक पूरा एक राज्य के रूप में है। तो उसमें हम कैसे सकते, एक शहर है, तो वहाँ अधिकारियों की तो जरूरत पड़ेगी। क्यों अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ अधिकारियों के बारे में बता के रखा है कि मारी के जो अधिकारी है वो जलपोर्ट का मतलब होता है जहाँ नावें आती जाती रहती हैं, उसे जलपोर्ट कहा जाता है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो भी वहां से नाव आती है उसे आगे जाने, जैसे एक नाव में 300 पीपे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये उनकी थी। जो भी वो देखते थे कि 300 से ज्यादा उनकी कोई कानून होगा, और उसका 10% कर के रूप में लेते थे कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। ठीक है, और फिर देखो, इस हिसाब से हम समझ सकते हैं मारी ना आदित्य है, मतलब समृद्धि के रूप में आदित्य का मतलब यही है, मतलब बहुत ज्यादा समृद्ध है। इन मामलों में तो बहुत समृद्ध है। अब समृद्ध है, लेकिन हमने इतना पढ़ लिया, अब एक बार भी सैनिक के बारे में नहीं पढ़ा, मतलब सैनिक दृष्टि से तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, ये यहीं तक है, इसमें मेन पॉइंट मैंने सब आपको बता दिए। अब बारी है और नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। अब नगरवासी, मेसोपोटामिया के जो नगरवासी थे ना, अपने
अपनी मेसोपोटामिया की ज़मीन उससे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। ऐसे वो सोचते थे कि हम मेसोपोटामिया के हैं इसलिए गर्व था, जैसे हम भारत के लोग हैं हमें गर्व है, ऐसे। तो इसे हम समझ कैसे सकते हैं? ये बात हमें कैसे एक गिलगामेश काव्य के अंत में मिला है। जो गिलगामेश बता कौन थे? वो एक शासक भी थे, उरुक शासक एनमकर, जो उरुक के शासक थे। कुछ टाइम बाद गिलगामेश बन गए थे। उन्होंने 12 पट्टिकाओं पर इसके बारे में लिखा कि उन्हें कितना गर्व है इसके बारे में। वो गिलगामेश ना इनके बारे में कुछ दे के रखा है, बोल के रखा है कि एक महान योद्धा थे। लेकिन हुआ क्या, इनके जो एक प्रिय मित्र उनकी मृत्यु हो गई। इसकी वजह से ये अमर रत्न, मतलब कोई ऐसा इनका मानना था कि अगर अमर रत्न मिल गया तो ये अपने दोस्त को या इनके मित्र को इसे जिंदा कर सकते, इसलिए उनकी खोज में ये महाद्वीप बहुत दूर दूर तक है, लेकिन नहीं मिला। फिर लास्ट में आए रुक में और फिर रुके और कुछ टाइम बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग ये समझना, ये पेपर में आ सकता है। लेखन कला की देन। अब देखो वहाँ लेखन होने से देन क्या हुई? अगर एक वक्त के लिए आपने सोचा, अगर वो लोग वहाँ लिखते नहीं तो हमें पता कैसे चलता? अगर एक वक्त के लिए उन्हें लिखने की जरूरत, वैसे जरूरत तो थी, मान लो उन्हें कोई तरीका नहीं मिल पाता तो आज तक हमें पता ही नहीं होता मेसोपोटामिया कुछ है भी। बस हमें कोई चीजें मिलती, उससे हम अंदाजा तो लगा नहीं सकते थे। फिर मेसोपोटामिया के लेखन कला की वजह से देन क्या हुई? एक तो उनकी काल गणना जो थी ना, उस सिकंदर के, जब सिकंदर वहाँ शासन था, जब पूरा उसने शासन ले लिया, तब उसके उत्तराधिकारी में इस चीज की काल गणना का देखो मतलब क्या है। जैसे एक साल में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 में और ये जो डिवाइडेशन है ना, एक महीने में 4 हफ्ते, यही सब इसी को काल गणना कहेंगे। देखो जब 1800 ईसा पूर्व में जब पट्टिकाएं मिली, उसमें गुणा भाग वर्गमूल इन सब चीजों के बारे में दे के रखा था, जो कि हम उन्हीं की देन है, मेसोपोटामिया की, जो एक महत्वपूर्ण देन है। वहाँ 2 का वर्गमूल दे के रखा था 1.41421296, ये दे के रखा है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन तब भी उस समय के लिए बहुत ठीक था, इसे माना। और इसका जो सही आंसर है 1.41421356 ये है। तो आप समझ के रखना, एक नंबर में हो सके आ जाए, मुझे लगता नहीं लेकिन आए। तो अब वहाँ छात्र भी तो हुआ करते होंगे, क्योंकि देखो सीखना तो पड़ेगा, कहीं भी रहो, क्योंकि यहाँ रहो, यहाँ स्टूडेंट के रूप में रहो या वहाँ भी छात्र हुआ करते। तो वो लोग सीखते क्या थे? वो लोग सीखते कि खेती के बारे में सीखते थे, और दूसरी चक्रवर्ती, जैसे एक खेत में अगर इस खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, यही सब मैथ की चीजें बस सीखते थे। उन्हें विज्ञान की चीजों इस पे तो लिखा नहीं हुआ, और मैंने एक्स्ट्रा भी कोशिश करी लेकिन मुझे नहीं मिला कि ये लोग विज्ञान के बारे में। बस मुझे ये पता चला चक्रवर्ती ब्याज, खेत के क्षेत्रफल, काल गणना, बस इसी चीजों को पट्टिकाओं पर लिखना, ये सब पर। तो यही है हमारा चैप्टर, और पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ और जाके कमेंट करना आपको क्या अच्छा नहीं लगा, या कुछ गलती करी तो प्लीज़ वो भी बताना, क्योंकि मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको किसी और चैप्टर के चाहिए, क्यों ना वो किसी भी क्लास का हो, तो प्लीज़ जाके कमेंट करो। मैं अपना बेस्ट दूंगा, 2 डेज़ के अंदर कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो ला, ठीक है, क्यों ना 12 तक हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मैं कौन से चैप्टर पर करूँ, इसका नेक्स्ट चैप्टर, या अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू।